जिंदगी एक रंग है क्योंकि जिंदगी हमें कई रंग दिखाती है। कई तरह के रंग इस जिंदगी में हम देखते हैं। कई उतार चढ़ाव इस जिंदगी में हमारे सामने आते हैं। जो इस जिंदगी से आगे बढ़ जाए, जो इसमें सफलता पा जाए, वो कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ वो एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, जाने माने व्यावसायिक हैं, नाम है श्री केदारनाथ पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर देखिए, जिस तरीके से आपने एक सफलता को मुकाम पर हासिल कर लिया है, आज आप ऊंची हस्तियों को, एक आपका नाम भी गिना जाता है। आपकी जो शुरुआत हुई थी, एक रिक्शा आप चलाया करते थे, आपने जिस तरीके से हमको बताया रिक्शा चलाया करते थे, लेकिन आज आप एक ऊंची हस्ती बन चुके हैं, आप एक जाने मानी व्यावसायिक बन चुके हैं। जी देखिए, ये अगर भाग्य में आपके लिखा होता है और आप मेहनत करते हैं तो मंजिल पा सकते हैं। यही मेरे साथ हुआ। मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरा गांव पड़ता है किनकी, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, यूपी से। जब मैं दिल्ली आया था तो इधर उधर भटक रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। खैर, होते करते मुझे सूझा कि हमारे गांव के इलाके के काफ़ी लोग रिक्शा चला रहे थे, तो मैंने भी रिक्शा चलाना शुरू किया। राजा आयरन फैक्ट्री, रानी झांसी रोड, 59 नंबर है। 1 महीना 19 दिन रिक्शा चलाने के बाद फिर बहुत सारे रास्ते मिलते गए। हमने थोड़े दिन तक 3 व्हीलर भी चलाना सीखा, लेकिन कुछ ज़रूरत या गांव में कह लें कुछ बवाल हो गया तो मैं गांव वापस गया। फिर गांव से वापस आया तो दोबारा से राजा आयरन फैक्ट्री में जब गया तो उन्होंने कहा, बेटा ये भाग भाग के जाने से अच्छा है, आप जो करना चाहो एक तरफ होके कर लो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सेल्समैन बना सकता हूँ। तो मैंने स्वागत किया उनकी बात का और उन्होंने हमें एज ए सेल्समैन अपने दुकान पे बैठने का मौका दिया और हम मेहनत करते गए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करते गए, मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, और जो भाग्य में लिखा होता है वो एन केन प्रकारेण वो हो जाता है। लेकिन सिर्फ भाग्य से अकेले होता नहीं है। भाग्य तो है, लेकिन अगर कर्म नहीं करेंगे, जैसे सुप्तस सिंहस मुखस मृग न प्रविशन्ति, ऐसा कहा गया संस्कृत में एक श्लोक है कि सोए हुए मृग, शेर के मुंह में मृग प्रवेश नहीं कर सकता, उसके लिए उसको कर्म करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। ऐसे हमारा जीवन है, हम सभी का जीवन है कि भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको भी पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। और हमने कर्म किया, आत्मनिर्भर होना चाहते थे। मेहनत करते करते हम आत्मनिर्भर भी हुए, रिक्शा भी चलाया, चपरासी का भी काम किया यहाँ पे हमने दिल्ली में। लेकिन जो किस्मत में लिखा हुआ था उसको हमने सिरोधार्य किया और आगे बढ़ते रहे। 1 बाय 1 करते करते आज हम 35 साल हो गए, 37 साल दिल्ली आए हुए, और अब हमारा बिजनेस इंडिया के हर कोने में है। करीब 100-150 हमारे डीलर हैं और करीब 50-60 लोग हमारे मार्केटिंग पर्सन हैं और 1700 एम्प्लॉई हैं हमारे पास जो लेबर है। तो इस तरह से जो भगवान ने मेरे किस्मत में लिखा हुआ था उस ऊंचाई तक हमें पहुंचाया। लेकिन मैं ये समझता था कि हम तो गांव से जिस तरह से पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, बहुत समस्याएं आई पढ़ाई लिखाई में। अपने रिश्तेदार के यहाँ रह के हमने 10th पास किया। बीए करने के लिए भी 2 बार, एक बार हम रेगुलर रहे, एक बार प्राइवेट किए, बीए की डिग्री हासिल की। लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि अब हम करें क्या, तो इधर किस्मत में लिखा हुआ था, यहाँ तक आए। मेरा एक मैसेज है समाज के लिए कि लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ रोजगार तो बिखरा पड़ा हुआ, उसको करने वाला चाहिए। लोग कहते हैं बगैर पैसे के बिजनेस नहीं हो सकता। मेरे लाइफ में तो शुरुआत में मैंने आपको सारा बताया कि बगैर पैसे के किस तरह से सिचुएशन आए, जो लोगों ने हमें बिजनेस करने के लिए पैसा दिया, और उसके साथ साथ मैं आज यहाँ हूँ। पहले तो हमारे पास कोई ऐसी कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं थी कि बैंक मुझे लोन दे देता, लेकिन आज की तारीख में हम जितना भी चाहते हैं बैंक आकर के यहाँ लोन देता। तो मेरा कहने का मतलब कि लोग रोजगार की बात करते हैं, तो क्या रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस रोजगार होता है? ऐसा तो मैं नहीं मानता। रोजगार तो एक पकौड़ा तलने वाला भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी, एक चाय बनाने वाला भी, सब्जी बेचने, वो भी रोजगार है। आज की तारीख में सीताराम छोले भटूरे का नाम लें तो लाखों रुपए का रोज बिजनेस होता है। एक कचौड़ी वाला है, किसका नाम लें। लेकिन लोग क्या करते हैं, टैग लगाए रखे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए रोजगार उनको दिखता नहीं।
बिल्कुल सर, देखिए अब जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बिजनेस के लिए हमको पैसा चाहिए, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आप कि आपने बिना पैसे के आपने बिजनेस किया और आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अगर सर अब मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने कहा कि आप गांव के रहने वाले हैं, गोंडा का एक गाँव है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में कैसे आए सर? हाँ, वही जो कहते हैं ना, किस्मत पे लिखा होता है वो होके रहता है। मैं 25 साल तक खेती बाड़ी किया और हमारा परिवार का बिजनेस खेती ही कह लो। लेकिन एक बार हमारे पड़ोसी थे, उनको देख देख के हमें प्रेरणा मिली। वो यहाँ रिक्शा चलाते थे दिल्ली में और जाते थे तो बढ़िया सा कुर्ता और धोती और नई साइकिल, नया ट्रांजिस्टर, नई घड़ी। तो मैं देख के बड़ा अचंभित होता कि कौन सा बिजनेस करते होंगे। हमारे पास खेत पार काफ़ी था, मतलब कृषि कार्य करने के लिए, लेकिन उस ढंग से हम नहीं रह पाते थे। तो वो एक प्रेरणा रही और उसके ज़रिए मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली में रिक्शा भी चलाया, चपरासी भी काम किया, सेल्समैनी का काम किया और फिर हमें बिजनेस के रास्ते मिले और 1 बाय 1 जैसे आपको बताया कि हम बढ़ते गए। आज हम यहाँ हैं। लेकिन मैं अपने समाज को आज भी, मैंने आज से 25-26 साल पहले 1995 में हमने गांव में एक स्कूल खोला। वो मेरा सपना था जब मैं 10th में पढ़ता था। तो 10th में एक हमें निबंध लिखने को मिला था इसके विद्या के ऊपर। तो वो 2-4 लाइनें मुझे याद हैं कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान धन है। विद्या व्यय कृते वर्धते, विद्या एक ऐसा धन है जो व्यय करने से बढ़ता है। विद्या भ्राता न विव्यते, विद्या एक ऐसा धन है जो भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। विद्या चोरम न चोर्य, विद्या ही एक ऐसा धन है जो चोर चुरा नहीं सकता। विद्या राजा न हरत, विद्या एक ऐसा धन है जो राजा हर नहीं सकता। विद्या विदेश गमनेश बंधु जना भव, विद्या एक ऐसा धन है कि विदेश में भी अगर जाते हैं आपका बैग भी चोरी हो जाता है, पैसे भी चोरी हो जाते हैं। अगर आप विद्वान हैं तो आप वहाँ भी धन अर्जन कर सकते हैं। और विद्या ददाति विनयम, विद्वान व्यक्ति विनयी हो जाता है, नम्र हो जाता है। तो मैंने ये उस टाइम जब निबंध लिखा तो वो हमें कंठस्थ हो गया, 2-4 लाइनें जो आपको बताया। तो मैंने संकल्प किया अपने लाइफ में अगर मैं कामयाब हुआ तो मैं गांव में एक स्कूल बढ़िया सा बनाऊंगा, क्योंकि मैं जिस तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाया था वो सबके लिए मुमकिन नहीं था। सर, जिस तरह से आपने शिक्षा की बात की है, स्कूल की बात की, आप एक समाज सेवी हैं और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप लड़कियों के लिए, जो वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा मोटिवेट करते हुए नज़र आते हैं। आपने अपने गांव के लिए काफ़ी विकास किया, जितना काम शायद एक राजनेता नहीं कर सकता उतना काम आपने वहाँ पर किया। आपने सड़कें बनवाई हैं, आपने बच्चों के लिए स्कूल में शिक्षा फ्री कर दी है। ये सर विचार कहाँ से आया? देखिए, हमने जो जीवन जिया गांव में रह के, जिस तरह से हमारे लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था, उसका अनुभव मेरे अंदर था। मैंने सोचा कि अगर हम कामयाब होते हैं तो कम से कम इन लोगों को वो साधन हम उपलब्ध करा सकें जिससे इनकी शिक्षा दीक्षा आसानी से हो सके। ये मेरे मन में था। तो मैंने संकल्प किया कि मैं अपने गांव में स्कूल बनाऊंगा। तो खैर 1995 में मैंने जो स्कूल बनाया उसके जरिए और भविष्य का सपना भी देखा कि अगर समाज को कुछ देना है तो शिक्षित कर दें। शिक्षित कर देने से क्या फ़ायदा होगा कि आज की तारीख में आपको सच बताएं तो 55% लड़कियां पढ़ती हैं हमारे कॉलेज में, और उन लड़कियों की वजह से, उन लड़के और लड़कियां सारे पढ़ते हैं, लेकिन खासकर लड़कियों की वजह से समाज जो नया पीढ़ी जो आएगी वो पढ़ी लिखी होगी, और पढ़ी लिखी पीढ़ी जो आएगी वो अपने तरीके से सोचेगी। तो जितने तरह की समाज में बुराइयां होती थी, चोरी डकैत, बहुत सारी कमियां होती हैं गांव में, जरा सी बात पे लोग झगड़ जाते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान सोचेगा, वो आगे बढ़ेगा, झगड़े में नहीं पड़ेगा। तो इस बात को मान के हमने स्कूल बनाया और आज हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे 7-8 तो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग कंट्रियों में हैं, और कितने पदों पे। मेरे फैक्ट्री में कम से कम 100 बंदे ऐसे होंगे जो मेरे स्कूल के पढ़े हुए प्रोडक्शन मैनेजर हैं, डिस्पैच मैनेजर हैं, अकाउंट्स में हैं, हर तरह से। तो इस तरह से जो हमने जब भी चाहा कि हम जिस समाज से आए हैं उस समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, स्कूल बनाया। उसके बाद हमने कुछ लड़कियों की शादी करवाई। जो भी मेरे पास आता था, कोई बीमार है तो उसको मैं पैसा दे देता था कि ठीक है आप अपना इलाज, अगर मैं वहाँ नहीं जा सकता था, जो भी मेरे से हो सका किया। अभी कुछ साल पहले हमने, करीब 2 साल पहले, नाथ सेवा ट्रस्ट हमने वहाँ बनाया है, जिसके जरिए
कोरोना काल में भी हमने काफ़ी मदद की। जो लोग महाराष्ट्र से इधर उधर से पैदल निकल पड़े थे और उनको काफ़ी तकलीफ़ें थी, उनको खाना पानी देना, उनको किराया भाड़ा देना, साधन देना, ये सब काम किया। और उसी दौरान उससे पहले एक हमारा 40 जवान मारे गए थे, जो यहाँ पुलवामा का कांड हुआ था उग्रवादियों के जरिए। उसमें भी हमने 4 लाख रुपया दिया था कि कम से कम पर एक परिवार को 10,000 रुपये के हिसाब से उनको मिले। और उसके बाद कोरोना काल में हमने यहाँ काफ़ी जो राशन पानी बंटवाया, फल बंटवाए, जिसको कैश की ज़रूरत थी कैश भी हमने दिया। तो मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहता है कि समाज सेवा करनी चाहिए। नाथ सेवा ट्रस्ट के जरिए अभी मैं बहुत सारा काम करना मजबूत बनाने के लिए मैंने एक कार्य और किया। 2 साल पहले मेरे मन में आया कि मैं कुछ समाज को और जागृत करने के लिए क्या करूं। तो ब्राह्मणों के कई गांव हैं, वहां पे कोई मंदिर नहीं था। तो एक गांव है अकमा, जो ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का गांव है, 400-500 परिवार रहते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक शिवाला बनाया हुआ था। तो मैंने जाकर के उनसे आग्रह किया कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो एक गणेश जी का मंदिर वहाँ बनाया, पूरा प्रांगण बनाया, 2000 आदमी बैठ सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा प्रांगण, टाइलें लगवाई, बाउंड्री खिंचवाया, वहाँ धर्मशाला बनाया, एक जो है व्यासासन बनाया और वहाँ पे फिर स्थापना करवाई। गांव वाले इतने खुश हैं कि जो आपस में लड़ते रहते थे, उनके बच्चों को इतना संस्कार मिलने लगा कि जिनकी आपस में दुश्मनी रहती थी, अब शाम को आरती होती है और वो बच्चे अपने जो पुरानी दुश्मनी थी उसको भूल के उनका पैर छूते हैं और वो उनको आशीर्वाद देते। तो इस तरह से करके जो आपस में बैर था वो दूर होता जा रहा है। लोग लाठी भाला बल्लम लेकर चलते थे, वो रख दिया, अब वो कुछ लेकर नहीं चलते हैं। इससे क्या हुआ कि एक संस्कार पैदा हो गया मंदिर में। सुबह शाम आरती होती है, भगवान के प्रति एक लगाव रहता है और काफ़ी विद्वान पंडित आते हैं, वहाँ प्रवचन करते हैं। अब अभी तो वहाँ अगर बच्चे की शादी होती है तो उसका क्या कहते हैं, सगन भी लेने के लिए कहते हैं मंदिर पे लेंगे। बेटी का रिश्ता तय करना होता तो कभी आप मंदिर पे चलिए, वहीं बेटी का रिश्ता तय करेंगे। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी होती है। फिर हमने दूसरा मंदिर बनाया, एक सिसवरिया गांव है जिसमें 70% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, 30% हिंदू रहते हैं। उसमें एक बहुत पुराना मंदिर था, जब हम 6ठी क्लास में पढ़ते थे तब वो मंदिर था, लेकिन अभी ढह गया था। उसका हमारे गांव वालों ने, सिसवरिया गांव के लोगों ने मंदिर का नींव डाली हुई थी, बाकी काम बाकी था। तो मैंने कहा भाई हम इसमें पूरा काम करना चाहते हैं। उसको भी बनाया। ग्राउंड फ्लोर पे शिव जी का स्थान है, फर्स्ट फ्लोर पे श्री रामचंद्र जी का दरबार बनाया और वो पूरी रूप से वो मंदिर भी समाज को दे दिया गया। उसके बाद हमारे मन में आया कि हम और क्या कर सकते हैं। तो एक गांव और ब्राह्मणों का है, बहुत बड़ा गांव है और बड़े अच्छे गोत्र के ब्राह्मण रहते हैं, शुक्ला परिवार से। वहाँ भी हमने एक शिव जी का मंदिर बनाया, वो भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लोग पूजा पाठ करने। इससे क्या होता है कि आपस में बैर कम होना शुरू हो जाता है, लोग भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं। और ये पूरा देश जो है आज की तारीख में सच कहें तो इतनी जनसंख्या है कि उसको पुलिस बल से आप मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के नाम से, धर्म के नाम से आप देश को बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं और चलता ही रहेगा। इसके बाद फिर हमारे मन में आया, सिसवरिया गांव में एक और जगह पड़ी हुई थी जो मुस्लिम भाइयों के बीच में एक जगह थी। तो लोगों ने कहा भैया यहाँ भी पहले मंदिर बना हुआ था बालाजी का और यहाँ भी मदद करो। तो मैंने चौथा मंदिर बालाजी का, हनुमान जी का, वहाँ बनाया, जो अभी जनवरी में उसका जो है भगवान का स्थापना किया था। इस तरह से हमने समाज के लिए ये काम किया और अभी ये लोगों को पिक्चर भी दिखा रहे हैं। एक और काम का संकल्प हमने लिया है कि जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबकी मनसा रहती है, लोग कहते रहते हैं कि अगर चारों धाम की यात्रा आप कर लें तो मुक्ति मिल जाती है, स्वर्ग मिलता है, नरक में नहीं जाता बंदा, ऐसी भावना है। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस चीज़ को लेके हमने ऐसा सोचा कि देखिए ईश्वर ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, तो अपने समाज के लिए क्या कुछ और काम कर सकते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि जो परिवार के लोग अपने माँ बाप को चारों धाम नहीं करा सकते तो मैं कराऊँ। मैंने ऐसा संकल्प लेके अपने गांव के जो दीनानाथ शुक्ला हैं और कई मित्र हैं, सबको बोल दिया है कि उन लोगों को तैयार कीजिए जो जाना चाहते हैं। जैसे कपाट खुलता है भगवान का, उनको चारों धाम की यात्रा भी कराएंगे
और उनको लाने ले जाने का पूरी व्यवस्था के लिए एक यंग लड़का हर टीम में भेजेंगे, जिससे कई बार क्या होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं रास्ते में बीमार हो जाते हैं, उनको दवाई देना या उनका ख्याल रखना, टाइम से बस पे चढ़ गए, इस सारे कार्य का संकल्प लिया है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि जो बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, आप उनको चार धाम की यात्रा करवाएंगे। आप जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपने लड़कियों के लिए जो शिक्षा निःशुल्क कर दी है, उनको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी शादियाँ भी करने में आप पूरा सपोर्ट भी करते हैं। अगर सर हम बात करें कि मोटिवेशनल को लेकर, क्योंकि देखिए आप सबसे बड़ा उदाहरण है, जाहिर है कि आप जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा बढ़कर आप गाँव के लिए काम कर रहे हैं, आप जिले का एक तरीके से विकास ही कर रहे हैं, आप एक तरीके से धर्म को आगे भी बढ़ा रहे हैं। अब सर इस तरीके से जो हम देखा जाता है कि इतने सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं लगातार बयानबाजी भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें सर मोटिवेशन को लेकर, तो जो जनता है, जो आजकल के हम बच्चे देखते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ाई के लिए आगे कुछ सोचना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस को लेकर? क्योंकि आपने कहा कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस के लिए मेहनत चाहिए, कर्म चाहिए और एक किस्मत होना कहीं बहुत ज़रूरी है। जी, अभी हम जिस तरह से लड़कियों को वहाँ हम पढ़ा रहे हैं, देखिए एक तो होता है जो किस्मत होती है वो तो उनके साथ रहेगी, लेकिन जैसे मेरा उदाहरण ले लें, या बहुत सारे इस समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनका उदाहरण लें कि एक गरीब घर से या मीडियम फैमिली से भी आकर के लोग अरबोपति खरबोपति बन गए हैं। किसी का बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। मैं उन बच्चों को ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये ना देखें कि गवर्नमेंट की ही नौकरी मिलेगी तो हम रोज़गार प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा ना करके वो जैसे सिलाई, कढ़ाई और बहुत सारे काम हैं, आप घर पे इतना सारा काम कर सकते हैं समाज में, गाँव में, लेकिन उसके लिए उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। जो हम स्कूल में भी जब भी हम जाते हैं तो हम उनको यही बताते हैं, अपने पैर पे खड़े होने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। मैंने भी ऐसा सोचा। वन बाय वन देखिए, शिक्षा मिलने के बाद आंखें खुल जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि शिक्षित बंदे की चार आंखें हो जाती हैं। चार आंखें कैसे? एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे एक पढ़ा लिखा अनपढ़ बंदा अगर ड्राइवरी, बहुत सारे ड्राइवर हैं जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, एक चौराहे पे पहुँच गए, वहाँ चार रास्ते दिखाए हुए हैं, वो डायरेक्शन दिया हुआ, ये बॉम्बे जाएगा, ये दिल्ली जाएगा, ये अहमदाबाद जाएगा। अब किस रास्ते पे जाए? रात को वहाँ कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा है तो वो बोर्ड पढ़ के सही डायरेक्शन में चला जाएगा। तो क्या हो गया? उसकी चार आंखें होंगी। दो आंखें तो भगवान ने दी हुई थी, लेकिन दो आंखें पढ़े लिखे होने की उसने सही रास्ता चुन लिया। इसी तरह से हम समाज को ये कहना चाहेंगे कि पहले तो बुराई का रास्ता छोड़ें और अपने आप को ईश्वर से, अपने धर्म से भी जोड़ के रखिए और धर्म का भी पालन करें, लेकिन कर्म भी करें। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उसमें कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलस्य कदाचन। मतलब कर्म करेंगे, फल की इच्छा न करें, फल तो जरूर मिलेगा आपको, लेकिन जैसा कर्म करेंगे। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? अगर आपने बदमाशी करना सीख लिया, गलत काम करना सीख लिया, तो आपको जीवन भर सुकून नहीं मिलेगा। रास्ता खुद तय करना पड़ता है। मैंने जैसे उदाहरण दिया कि बगैर पैसे के भी बिजनेस व्यापार हो सकता है, लेकिन आपकी भावना होनी चाहिए। आप अडिग हो कि नहीं, मैं अपने पैर पे खड़ा होऊंगा और मैं बिजनेस करना चाहता तो बिजनेस कहीं से भी शुरू हो सकता है। अभी गांव में करना चाहें, फसल में सब्जी लगावें और मसाले की खेती करें, लहसुन की, ऐसी चीज़ें, सरसों की खेती करें, तो किसान भी बहुत अच्छा आमदनी कमा सकता है। वो भी एक रोजगार है। लेकिन लोग कहते हैं बस नौकरी चाहिए। नौकरी इतनी नहीं हो सकती, कितने अरब लोग हैं हमारे यहाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि नौकरी के लिए सोच, सिर्फ नौकरी नहीं, आपको रोजगार चाहिए। रोजगार तो कहीं भी मिल सकता है। इसी तरह से हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि उन बच्चों को, अभी अगला हमारा जो प्लान है, भगवान ने चाहा तो हम वहाँ डिग्री कॉलेज भी खोलेंगे, डेंटिस्ट कॉलेज भी खोलेंगे, जिससे वहीं के वहीं वो पढ़ के इंटर पास किया तो बीए कर लिया या और सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली तो उनको रोज़गार मिलता जाएगा। हमने तो वहाँ भी कहा है कि जितनी दुकानें बना सकते हैं हम हेल्प करेंगे, आप लोग दुकानें बनाइए, अपना रोज़गार। रही बात राजनेता की, देखिए मैं तो जीवन में संकल्प किया हुआ है कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बिजनेस व्यापार कर रहा हूँ, इसमें हमें सुकून भी है। देखिए राजनेता अपना काम करते हैं, उन पे मैं टीका टिप्पणी नहीं कर सकता और करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, राजनेता चाहें तो इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। जैसे मुझे एक बात आती है याद
मोदी जी अभी लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बोला था कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मतलब उधर मोदी जी जिस तरह से उनकी सोच है, उनको पैसे के लालच नहीं, उनको देश हमारा मजबूत हो, हमारे समाज के लोग मतलब रोजी रोटी पा सकें और अच्छा जीवन जी सकें। ऐसे योगी जी हैं। सुरक्षा और जो है बिजनेस व्यापार हर तरह से वो आगे आ रहे हैं, लोगों को हर सुविधाएं प्रदान करा रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ तांडव होता था उस पर बहुत लगाम कसा है उन्होंने। तो योगी और मोदी जी जिस तरह से हैं, ऐसे और कई नेता आगे आ रहे हैं। गडकरी जी हुए, उनका तो तारीफ जितना करें कम है। सो मैं ये कहता हूँ कि अब ये भारत के उत्थान का समय है। बहुत साल पहले एक भविष्य वक्ता ने जो भारत के बारे में प्रेडिक्ट किया था कि भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा और विश्व गुरु बनेगा, वो दिख रहा है। आज देखिए जो रूस का और इसका यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसमें मध्यस्थता के लिए अपने मोदी जी को आमंत्रित किया जा रहा है। मोदी जी कहते हैं भाई बातचीत से ये मसला सुलझा लो, लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। मध्यस्थता जिस तरह से उनको करना चाहिए, आज उनको गुरु मान के तभी तो बुला रहे हैं। सो देश मजबूत रहेगा तो अफगानिस्तान जैसा हाल नहीं होगा। नहीं, अफगानिस्तान में 4.5 लाख सैनिक होते हुए 65,000 लोगों ने आकर के मार काट के और जो है वहाँ राज कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हमारा देश मजबूत, हमारा समाज मजबूत हो तो सभी सुखी होंगे, सभी सुरक्षित होंगे। आपने सही कहा, अगर हम मजबूत हैं, हमारा समाज मजबूत है तो जाहिर है कि हमारा देश भी मजबूत ही होगा। सर, एक आखिरी सवाल कि आप जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम तो कहते हैं कि जो देखिए कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं जो उनका तरीका ही कुछ और होता है कि आप उनकी पैसा देकर मदद भी कर देते हैं, लेकिन पैसे को ऐसे खर्च कर देते हैं कि वो सही रास्ते पे लगाते नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा बिजनेस व्यापार करना चाहता है, हम उसको सुझाव भी देंगे। बैंक भी आज उनको लोन दे रहा है, कुछ मदद हम भी कर देंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारी सरकार, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, जो बेरोजगार लोग हैं उनको दुनिया भर की सुविधाएं दे रही हैं और लोन भी दे रही है। लेकिन उस लोन का सही उपयोग करना चाहिए। अगर सही उपयोग नहीं करें तो जितना मर्जी पैसा दे दें। अब जैसे आज दुनिया भर की छूट गवर्नमेंट देती है, उस छूट का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो नहीं उठाना चाहिए। उसका सही फ़ायदा उठाएं तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। सो मैं अपने जीवन में जब तक मैं जीवित हूँ, अपने समाज के लिए हम जो कुछ यहाँ कमा सकेंगे कमाते रहेंगे और लोगों के साथ खर्च करते रहेंगे। मुझे राजनीति से तो बहुत ज़्यादा दूरी रखना है जीवन भर, क्योंकि मैं अपना जीवन शेष जो बचा हुआ है समाज सेवा करने के साथ साथ अपना भी एंजॉय करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से सर ने खुद हमसे बात की और किस तरीके से उन्हें बताया कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, और जिस तरीके से केदारनाथ जी पांडे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक देश का विकास भी है। उन्होंने अपने गांव को पूरी तरीके से विकास में कर रखा है। उन्होंने स्कूल खोले हैं बच्चियों के लिए, जहां पर लगभग कई लड़कियों को शिक्षा फ्री दी जाती है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकास तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी आपकी एक तरीके से एक बातें भी करती है। हमने कई लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की थी गोंडा में फ़ोन के ज़रिए, तो उन्होंने कई तारीफ भी आपकी की। सबसे ज़्यादा वो लोग आपको ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि काफ़ी उन्होंने काम भी किए हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप जिस तरीके से विकास कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण आप यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।